हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एससीएमपी के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या होता है। इस चैप्टर को स्टडी करके आप ये चीज़ें देख लेंगे तो आप देखते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट और इवैल्यूएशन क्या होता है। ये हमारा एक चार्ट बना रखा है यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट और इवैल्यूएशन पे। सबसे पहले आपका आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कोस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर। कोस्ट सेंटर जहाँ पे कोस्टिंग डिसाइड की जाती है, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। उसके बाद हमारे आते हैं डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर। ये तो पूरा हमारा पूरी कंपनी का हो गया। अब डिविजन्स पार्ट दी, फाइनेंस क्या है, नॉन फाइनेंशियल क्या है, सोशल क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रेजिडुअल इनकम है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड है और शेयर होल्डर वैल्यू एडिड है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई। डिवीज़न में भी हमारी फाइनेंस आ गई, नॉन फाइनेंशियल आ गया, सोशल और इन्वायरमेंट हो गया। अब सीएसएफ को केपीआई और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से कैसे लिंक किया जा सकता है। सबसे पहले आते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? कलेक्शन और समराइजेशन है किसका, रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। जहाँ पे इंडिविजुअल मैनेजर अकाउंटेबल होता है कुछ कॉस्ट के लिए, रेवेन्यू के लिए और एसेट ऑफ द फर्म के लिए। जो इन्फॉर्मेशन है डिसीजन सेंटर्स के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो बेसिकली यहाँ पे भेजी जाती है और इसी को बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग और एक्टिविटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेसिकली वहाँ पे अडॉप्ट की जाती है जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट डेलीगेट करते हैं अपने अथॉरिटी को डिसीजंस बनाने के लिए। वो जो आइडिया होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए, वहाँ पे हर मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है जज की जाती है, कितना वो बेसिकली मैनेज कर सकता है, किन आइटम्स को और कौन से आइटम्स के अंडर कंट्रोल्ड है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मेजरमेंट लिंक होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस के थ्रू। और ये डिस्टिंक्शन देखी जाती है दो कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। एक तो फंक्शनल हो गया हमारा, दूसरा डिविजनल हो गया। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे काम करता है? बेसिकली जब कोई बिजनेस और डिपार्टमेंट बेसिक बिजनेस फंक्शंस के लिए काम करता है, लाइक प्रोडक्शन हो गया, ऑपरेशंस हो गया, मार्केटिंग या फाइनेंस होगी, जिसमें बेसिक आपके डिपार्टमेंट फाइनेंस काम किए जा रहे हैं, तो उसको फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बेसिकली फंक्शंस के बेसिस पे काम करता है। एक अलग अलग हमारे फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन का एक फंक्शन है, फाइनेंस का एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक है, सेल्स अलग है। तो वो बेसिकली उस हिसाब से हमने अलग अलग मैनेजर्स बना दिए। लाइक प्रोडक्शन का एक मैनेजर जो प्रोडक्शन हेड कर रहा है, सप्लाई का एक मैनेजर सप्लाई हेड कर रहा है, फाइनेंस का एक मैनेजर जो फाइनेंस को हेड कर रहा है। डिवीज़न बेसिकली डिवीज़न वही है कि अलग अलग डिवीज़न है, लाइक ये नॉर्थ डिवीज़न है, साउथ डिवीज़न है, तो वो डिवीज़न बेस्ड है। कोस्ट और एक्सपेंसेस सेंटर, बेसिकली कोस्ट और एक्सपेंसेस सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मैनेजर हैं इस सेंटर के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोस्ट के लिए जो किसी भी सेंटर के से एसोसिएटेड है। लाइक इस सेंटर पे पूरी कोस्ट की रिकॉर्डिंग की जाएगी और जो मेन फोकस होता है कोस्ट मिनिमाइजेशन पे होता है, कोस्ट को कैसे कम किया जाए। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू बेसिकली इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कोस्ट के रिगार्डिंग। ये बेसिकली परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं सेल्स की बजट से, तो वो रेवेन्यू सेंटर्स हैं। प्रॉफिट सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं और बेसिकली ये सेंटर्स रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए होते हैं जो इनको असाइन की जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये जितने भी उनके एसेट्स असाइन किए गए हैं डिवीज़न को मेजर करेंगे। बेसिकली डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस ही प्रॉफिट आएगा, तो उस चीज़ को मेजर करते हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेवेन्यू और कॉस्ट तक नहीं। वो बेसिकली ये भी देखते हैं जो हमारे एसेट जनरेट हो रहे हैं इन कॉस्ट के थ्रू या रेवेन्यू के थ्रू, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर कैसे होते हैं? गुड परफॉर्मेंस मेजर कैसे की जाती है? इंसेंटिव दे के डिविजनल मैनेजर को, उसको बेसिकली आपने बोला कि अगर आप जितने बंदे लेके आओगे हम आपको रेफरल बोनस देंगे, तो उसको इंसेंटिव दे दिए। वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं जिसमें बेसिकली डिवीजन मैनेजर्स अकाउंटेबल हैं, रिकग्नाइज किया लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने फोकस नहीं किया बेसिकली एब्सोल्यूट साइज ऑफ द डिवीज़न के प्रॉफिट पे। आप सो ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है आरओआई ऑफ द डिवीज़न पे, कितनी मेरे को आरओआई मिल रही है पर्टिकुलर डिवीज़न से। जो डिवीज़न प्रॉफिट है वो एक परसेंटेज ऑफ द एसेट पे डिपेंड भी करता है डिवीज़न की, और ये बेसिकली टोटल डिवीज़न जो एसेट्स है वो कंट्रोल किए जाते हैं डिवीज़न मैनेजर के द्वारा। गोल कंकरेंस, जो डिविजनल आरओआई है वो इंक्रीज़ की जाती है एक्शंस के थ्रू।
जो किसी भी कंपनी के थ्रू बनाए जाते हैं। जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे वो कन्वर्जली या एक्शन टेकिंग होती है और डिक्रीज़ करती है आपके आरओआई के, और जो कंपनी है एक बेटर ऑफ पोजीशंस के बेसिस पे आपके लिए काम करती है। लाइक डिविजनल आरओआई इंक्रीज होती है एक्शंस के द्वारा जो कंपनी बनाती है आरओआई पे, और उसी के बेसिस पे पूरा वर्स ऑफ किया जाता है। एक्शन डिक्रीज होते हैं डिविजनल आरओआई के बेसिस पे, और जो कंपनी है पूरी बेटर ऑफ की जाती है। लाइक वो पहले क्या करेगी, इवेलुएट करेगी डिविजनल मैनेजर्स को आरओआई के बेसिस पे, और उनको बेसिकली गोल कंजरेंसेस के लिए इंकरेज नहीं करेगी। लाइक ये एग्जांपल देख लेते हैं हम। इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं 20-20 लाख रुपए के, और कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन है 2 लाख रुपए का, 1.4 लाख का। जो रिटर्न है प्रपोज प्रोजेक्ट पे वो 10% और 7% की है, और जो प्रेजेंट आरओआई है डिवीज़न की वो 13% की और 5% की है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें कितना होगा। कोई भी मैनेजर है डिवीज़न का वो बेसिकली अनविलिंग है इन्वेस्ट करने के लिए एडिशनल 20 लाख सप्लाईज़ को। जो रिटर्न है प्रपोज प्रोडक्ट पे वो 10% का होता है, और ये बेसिकली डिक्रीज़ करता है प्रेजेंट आरओआई को भी। इसी तरह जो मैनेजर है डिवीज़न बी का वो बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहता है 20 लाख रुपए, लेकिन जो रिटर्न है प्रपोज प्रोडक्ट पे वो प्रेजेंट आरओआई से 5% एक्सेस है, तो इंक्रीज़ करता है डिवीज़न की आरओआई को। तो ये चीज़ें बेसिकली इसमें डिपेंड करती हैं अलग अलग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रेजिडुअल इनकम कैसे होती है। सो अगर मेरे को ओवरकम करना है कुछ डाई फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस को आरओआई के, तो रेजिडुअल इनकम बेसिकली यूज़ की जाती है। इस पर्पज़ के लिए हम इवेलुएट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीज़न को। लाइक जो रेजिडुअल इनकम है डिफाइन की जाएगी कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, और उसी के बेसिस पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इवेलुएट की जाती है। रेजिडुअल इनकम बेसिकली वो चीज़ होती है जो हमारे पूरे खर्चे घटाने के बाद, सब कुछ घटाने के बाद अभी हमारे पास पड़ी है, मतलब उसको खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले इनकम। रेजिडुअल मतलब बिल्कुल लास्ट वाले। तो रेजिडुअल इनकम बेसिकली कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन लेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारी चार्ज की जा रही है इन्वेस्टमेंट पे, और जो कंट्रोलेबल है डिवीजन मैनेजर्स के द्वारा, इसको इवेल्यूएट करते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और ये बेसिकली डिवीज़न की रेजिडुअल इनकम होती है जो डिफाइन की जाती है डिविजनल कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू। भाई जितनी प्रपोज इन्वेस्टमेंट है 20-20 के हिसाब से, और जितना भी कंट्रोल कंट्रीब्यूशन है वो 2-2 के हिसाब से, सब घटाने के बाद हमारे आगे रेजिडुअल इनकम। तो जो कैलकुलेशन है बेसिकली डिवीज़न एक्स की अगर इंक्रीज़ होगी तो डिवीज़न वाई डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों मैनेजर क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को। कैलकुलेशन है इंडिकेट करते हैं रेजिडुअल इनकम है डिवीज़न एक्स की इंक्रीज़ हो रही है, तो डिवीज़न वाई हमारी डिक्रीज़ होगी। इस केस में दोनों मैनेजर एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट्स को। और जो मैनेजर है डिवीज़न एक्स का अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैनेजर है जो डिवीज़न वाई का वो नहीं करना चाहता, तो एक्शन बेसिकली उनके बेस्ट इंटरेस्ट में देखे जाते हैं। रेजिडुअल इनकम बेसिकली सफ़र करती है डिसएडवांटेज ऑफ द एब्सोल्यूट मेजर से, जिसका मतलब ये होता है कि डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर करना परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीज़न की दूसरी डिवीज़न से। क्यों, कैसे होगी, लाइक आप एक लार्ज डिवीज़न को कंपेयर कर रहे हो, एक लार्ज डिवीज़न की रेजिडुअल इनकम कंपेयर कर रहे हो स्मॉल डिवीज़न से, तो इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए रेजिडुअल इनकम बेसिकली कंसिस्टेंट होती है। अब बेसिकली एग्जांपल ये शो करता है जो रेजिडुअल इनकम है वो साइज़ इफेक्ट के बेसिस पे काम करती है और आरओआई नहीं करती। जो लार्जर साइज़ है डिवीज़न का वो ओवरकम करता है लो प्रॉफिटेबिलिटी को। सो आर आई बेसिकली हमारी एक गुड वे नहीं है कंपेयर करने के लिए डिवीज़न को, और बेसिकली ये ग्रेटली होती है साइज़ में। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे काम करती है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रॉफिट बेस्ड मेजर्स को यूज़ करती हैं एज ए प्राइमरी मेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। दो प्रॉब्लम होती है प्रॉफिट से रिलेटेड इस एरिया में। प्रॉफिट बेसिकली इग्नोर करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को। कंपनी खाली वेल्थ को जनरेट करती है और वो बेसिकली रिटर्न को भी जनरेट करती है, जो रिटर्न रिक्वायर किया जा रहा है कंपनी के द्वारा प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल के द्वारा, जो आपका इक्विटी हो या डेट हो। जो कैलकुलेशन है प्रॉफिट की वो अकाउंट में नहीं ली जाती है, और जो कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंस है, लेकिन जो इग्नोर किया जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंस। जो प्रॉफिट आपका कैलकुलेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग्स विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी वेल्थ को भी। ईवीए क्या है, ईवीए बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है जिसका एम क्या होता है, इन दो वीकनेसेस को ओवरकम करना। ईवीए बेसिकली एक मेज़र है इकोनॉमिक प्रॉफिट का जो कैलकुलेटेड किया जाता है डिफरेंस बिटवीन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टेड कैपिटल पे आपकी कितनी दी जा रही है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली डिटरमाइन की जाती है मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द डेट को, और जो इक्विटी कैपिटल है या अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी आपकी देखी जाती है कि किस हिसाब से उसका काम किया जाएगा। अब बात करते हैं नोपैट की। लाइक ईवीए बेसिकली आपने निकाल लिया, नोपैट हमने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से वैक इनटू कैपिटल घटा दिया, तो आपका ईवी आ गया। अब दो अप्रोचेस देखी जाएगी इंटरेस्ट को एडजस्ट करने के लिए। सबसे पहले ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। लाइक जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हम देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है, और उसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे लाइक हमने डिडक्ट कर लिया टैक्सेस को। लाइक हमारा सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा किस बेसिस पे वो लोग काम कर रहे हैं, उसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने डिडक्ट किया टैक्स चार्जेस को, और जो इंक्लूड करता है टैक्स बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट को। जो इंटरेस्ट क्या है, टैक्स डिडक्टेड आइटम है, और जो इंटरेस्ट होता है इनकम स्टेटमेंट में वो बेसिकली टैक्स चार्ज लोअर है, ये टैक्स को रिमूव भी कर देते हैं। जो बेनिफिट है टैक्स चार्ज का वो मल्टीप्लाई करता है इंटरेस्ट को टैक्स के रेट से, और इसको ऐड कर देता है टैक्स चार्ज में। अब स्टार्ट करो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या होता है, मैं ऐड बैक कर देता हूँ मेरा नेट कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट को। लाइक जितना भी मेरा नेट कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट है उसको ऐड कर दूंगा, और जो इंटरेस्ट चार्ज हो मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉर्पोरेट टैक्स से। अब ये सीधी सी बात है, कॉर्पोरेट टैक्स हटा के दिखा दो ऑपरेटिंग इनकम में से, तभी आफ्टर टैक्स आएगी इनकम। ये हमारा निकाल रखा है। अब शेयर होल्डर वैल्यू एडिड आ गया। सेम कंसेप्ट होता है ईवीए की तरह, मेन एम होता है ऑर्गेनाइजेशन का शेयर होल्डर की ग्रोथ में कैसे वैल्यू ऐड की जाए। सो 1980 में बेसिकली एल्फ्रेड रेपर्ट ने एक टेक्निक लेके आए थे वैल्यू मेजरमेंट के लिए। इस अप्रोच को बेसिकली शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं। फोकस करता है लेस ऑन द प्रोसेस रेदर देन द पोर्टर्स। बेसिकली पोर्टर की तरह ये प्रोसेस बेसिकली फोकस प्रोसेस पे कम करता है, ये फाइनल गेटवे और डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है। मल्टीपल लेवल होते हैं फॉर्म्स में, और ऐसे भी डिस्क्राइब किया जाता है इस हिसाब से। बेसिकली एनालाइज करता है कैसे डिसीजन इफेक्ट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैप को शेयर होल्डर्स के लिए, और कैसे एनालाइज करते हैं मेजर करते हैं कंपनी की एबिलिटी को अर्न करने के लिए उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एस वी ए बेसिकली मेजर किया जाता है वैल्यू करने के लिए जो यूनिट क्रिएट की जा रही है एनालाइज करके कैश फ्लो ओवर द टाइम, और एस वी ए प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क इवेलुएट करने के लिए ऑप्शंस को, और इम्प्रूव करने के लिए शेयर होल्डर्स की वैल्यू को, और डिटरमाइन करता है ट्रेड ऑफ को री इन्वेस्टिंग में एग्जिस्टिंग बिजनेस में। और जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो डिस्काउंटेड होता है सुटेबल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल के हिसाब से। लाइक जो इंक्रीज़ करता है अगर उसकी मेजरमेंट इंक्रीज़ हो गई तो सेवन फैक्टर्स हैं वो बेसिकली वैल्यू ड्राइवर्स होते हैं। रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इनकम टैक्स रेट है, या इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल मेजरमेंट है। और जो शेयर होल्डर है नॉन फाइनेंशियल वैल्यूज़ को भी देखते हैं, लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये चीज़ है। अब इसमें ट्रिपल बॉटम लाइन कैसे काम करते हैं। जो TBL है एक्सपेंड करता है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम को, ये बेसिकली सोशल और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस को देखता है सिंपल परफॉर्मेंस के बजाय, और ये यूज़ करता है कि हम इंक्रीज कर सकें हर डिवीज़न को या हर मैनेजर को एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम कर रहे हैं। TBL इनकॉर्पोरेट करता है 3 डायमेंशंस को। सबसे पहला आ गया आपका इन्वायरमेंट, मेज़र करता है इम्पैक्ट जितना भी रिसोर्सेज के ऊपर हो रहा है, लाइक एयर वाटर ग्राउंड वेस्ट एमिशंस एक्सेट्रा। सोशल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखता है, मोटिवेशन देखता है, इंसेंटिव्स देखता है। इकोनॉमिक में बेसिकली मेंटेन करता है, इंप्रूव करता है कंपनी की सक्सेस को। बैलेंस स्कोर कार्ड अब क्या चीज़ होती है। बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली आज के बिजनेस एनवायरनमेंट जो इन्फॉर्मेशन है एक वाइटल एलिमेंट बन गई है, जिसकी वजह से आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं वो बढ़ती जा रही है, और ये बेसिकली डिनाई नहीं की जा सकती। कंपनी है वो सरवाइव नहीं कर सकती इंजेक्ट करने के लिए अलग अलग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को एक न्यू टेक्नोलॉजी में और फिजिकल एसेट्स में। और जो एक्सेलेंट मैनेजमेंट है फाइनेंशियल एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की, उसमें बेसिकली आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करेगी हमें देखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एज के थ्रू लाइक जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन एज हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजी है फिजिकल एसेट्स की वो भी चेंज होती है कॉम्पिटिटिव सक्सेस के हिसाब से। तो अब हमें इसमें ये देखना पड़ता है कि कैसे ये बेसिकली चीज़ें काम करती हैं और किस हिसाब से इन्हें काम करना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन एरा में जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें नई कैपेबिलिटीज़ चाहिए होती है कंपटीशन सक्सेस के लिए। इन्वेस्टिंग और मैनेजिंग करना फिजिकल एसेट्स को, ये एक अलग चीज़ है,
और ये बेसिकली इनफ नहीं होता इतना। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोबिलाइज भी करती है, एक्सप्लोर भी करती है इंटेंजिबल एसेट्स को और इनविजिबल एसेट्स को। जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करती हैं फर्दर डेवलपमेंट के लिए कस्टमर रिलेशनशिप में, और रिटेन करते हैं लॉयल्टी ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। इंट्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट को और सर्विसेज को डिज़ायर ऑफ द टारगेट कस्टमर्स के हिसाब से। प्रोड्यूस करती है कस्टमाइज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज। मोबिलाइज करते हैं एम्प्लॉय की स्किल्स को और डिप्लॉय करते हैं इंफॉर्मेशन को जो डेटाबेस के बेसिस पे। अब बैलेंस स्कोर कार्ड एक मेथड है जो डिस्प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को 4 डायमेंशंस में: फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल और इनोवेशन। 4 डायमेंशन बेसिकली एक्नॉलेज करती है क्या इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स का, कैसे कस्टमर्स और एम्प्लॉय हैं जो बेसिकली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को उठा रहे हैं। 4 प्रोस्पेक्टिव में बेसिकली काम करेंगे: फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल और लर्निंग एंड ग्रोथ। फाइनेंशियल सब कैसे है? जो मैनेजर है किसी भी डिवीज़न का या यूनिट का अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को लिंक करता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से, और जो एज ए कंपनी एज ए होल काम करती है। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो मेज़र करती हैं कि जो कंपनी की स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो कंट्रीब्यूट कर रही है उसके रेवेन्यू अर्निंग में। और ये आइडेंटिफाई करती है जो की परफॉर्मेंस मेज़र है इस प्रोस्पेक्टिव में, वो कैसे बेसिकली शेयर होल्डर्स की तरफ देखते हैं, कैसे उनका फ़ायदा पहुँचाती है। जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हैं और स्ट्रेटजी का इनिशिएटिव्स हैं वो एग्जामिन किए जाते हैं फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव्स के बेसिस पे, और जो फिजिबिलिटी देखी जाती है इन इनिशिएटिव्स की। जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं वो बेसिकली आपके बैलेंस स्कोर कार्ड इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से आते हैं और 2 पर्पज़ को बेसिकली सर्व करते हैं। तो आप डेफिनेट परफॉर्मेंस देखते हैं, ये आपकी डेफिनेट परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करते हैं जो आपके टाइम ऑफ स्ट्रेटजी सिलेक्शन के टाइम पे आई है, और आपका फोकस डालते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए जो अप्रोप्रिएट मेज़र है इन 3 प्रोस्पेक्टिव्स के लिए। अब कस्टमर प्रोस्पेक्टिव्स कैसे काम करते हैं? बेसिकली कैसे कस्टमर्स को हम लोग देखते हैं? कंपनी आइडेंटिफाई करती है कस्टमर्स को और मार्केट सेगमेंट्स को जिसमें वो compete कर रहे हैं और जिसके थ्रू बेसिकली वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स और मार्केट को। मैनेजर आइडेंटिफाई करेगा लीड इंडिकेटर्स को जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को बनाते हैं और जो प्रोडक्ट डिफरेंट हैं दूसरों से। लीड इंडिकेटर वेरी करते हैं कस्टमर से कस्टमर और जो मार्केट सेगमेंट है उनके बेसिस पे। जो एग्जांपल है लीड इंडिकेटर के, वो बेसिकली नंबर ऑफ द कस्टमर कंसिडरेशंस के हिसाब से काम कर रहे हैं, लाइक ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम सर्विस, आफ्टर सेल सपोर्ट एक्सेट्रा। और जो डिफेक्ट्स आपके पर ऑर्डर के या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के, वो भी डिपेंड कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों पे। अगर आप डिलीवरी भी कर रहे हो क्वालिटी की और एज़ पर द कस्टमर डिमांड, तो बिजनेस यूनिट बेसिकली इंप्रूव होती हैं और जो आपका आउटकम है वो मेज़र किया जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन और एक्विजिशन के बेसिस पे। अब इंटरनल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव देखते हैं। इस स्टेज में बेसिकली कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसेसेस को और एक्टिविटीज़ को जो नेसेसरी हैं किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और जो आइडेंटिफाई हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के लिए, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव स्टेज के लिए, कि हम बेसिकली कैसे चीज़ों को देख सकते हैं और कैसे चीज़ें सही से की जा सकती हैं। ये आइडेंटिफाई करता है बेसिकली कि कौन सी प्रोसेस जो नेसेसरी अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेगा कि एक्टिविटी जो कंपनी बिल्ड कर रही है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है या नहीं, और जो नेसेसरी है या नहीं, मतलब लोगों का भला करेगी या नहीं। इन रीजंस की वजह से बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली फेल हो जाता है। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बैलेंस स्कोर कार्ड फेल हो जाता है। मैनेजर बेसिकली मिस्टेक करते हैं, वो बेसिकली नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को यूज़ कर लेते हैं। सीनियर और एग्जीक्यूटिव मिस गाइड करते हैं और डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। जो कंपनी ट्राई करती है कॉपी करने के लिए मेजर्स को और स्ट्रेटजी को बेस्ट कंपनी यूज़ कर रही है। टाइम देखे जाते हैं जब बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है और अलाउ नहीं कर रहे बिजनेस को स्कोर कार्ड को यूज़ करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये फिगर और समरीज और आइडिया ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस और लर्निंग एंड ग्रोथ, ये हम बेसिकली देखते हैं सब नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजिक मैपिंग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए आती रहे।